तो जी आज हम डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं और इसी के साथ साथ हम यूटिलिटी फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स को भी देखेंगे। तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो था वो जब हमने क्या कहते हैं अपना आपका कोर्स स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट में ही मैंने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको बड़ी डिटेल में समझाया था कि यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। ये किसी गुड को, किसी चीज़ को या किसी सर्विस को जब एक कंज्यूमर परचेज करता है, बाय करता है, तो उस चीज़ को परचेज करने के पीछे जो कंज्यूमर के का पर्पस होता है, रीज़न होता है कि उस गुड को कंज्यूम करने से जो है वो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अब कुछ चीज़ों की कंजम्पशन से, कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करके कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है और कुछ चीज़ें कंज्यूमर्स को कम सेटिस्फैक्शन देती हैं। ठीक है? और मुख्तलिफ कंज्यूमर जो डिफरेंट कंज्यूमर्स जो हैं वो एक ही चीज़ के इस्तेमाल से डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो रिसीव करते हैं। तो क्या कहते हैं, तो लेकिन अगर फिर हमने कहा कि रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें, तो सेटिस्फैक्शन को तो रियल वर्ल्ड में जो है वो मेजर ही नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इकोनॉमिस्ट जो हैं वो एक यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, यूटिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को जो है वो यूटिलिटी फंक्शन कहा जाता है। तो यूटिलिटी फंक्शन क्या है? यूटिलिटी फंक्शन जो है एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो जो मेजर करता है कि कंज्यूमर को किसी भी गुड या सर्विस को कंज्यूम करने से जो है वो कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो सपोज करें जी कंज्यूमर ने जी चूज करना है दो गुड्स के दरमियान। ठीक है कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है जी दो गुड्स, एक का नाम है जी गुड एक्स और दूसरी का नाम है जी गुड वाई। अब कंज्यूमर जो है वो कुछ क्वांटिटी एक्स की और कुछ क्वांटिटी जो है वो वाई की कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर जो है वो एक्स यूनिट परचेज करे गुड एक्स के और वाई यूनिट परचेज करे गुड वाई के, तो क्या कहते हैं, तो उससे मिलने वाली उस बंडल से जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उस सेटिस्फेक्शन को हम एक फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये फंक्शन ये है जी। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, वो डिपेंड करती है कि उसने कितने यूनिट जो है वो एक्स के परचेज किए हैं, कंज्यूम किए हैं और कितने यूनिट जो है वो वाई के कंज्यूम किए हैं। ठीक है, अब जो फंक्शन जो है, दिस फंक्शन असाइन अ नंबर टू ईच बंडल। ठीक है, कि वो ये फंक्शन जो है वो एक नंबर असाइन करता है हर बंडल को, कि हर एक बंडल को कंज्यूम करने से कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, अब जब हम कंज्यूमर के यूटिलिटी फंक्शन से जब यूटिलिटी को मेजर कर लेते हैं तो हमारे पास जो नंबर आ जाता है, तो एज सच तो उस नंबर का जो है वो कोई भी डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता, क्योंकि अगर एक बंडल को कंज्यूम करने से जी कंज्यूमर को 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है और दूसरा एक बंडल को कंज्यूम करने, अगर वो कोई और बंडल लेता है और उसको कंज्यूम करने से अगर कंज्यूमर को 40 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्या कहते हैं कि दूसरा बंडल जो है वो कंज्यूमर को डबल यूटिलिटी जो है वो पहले बंडल से प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मेन पर्पस है कि हमने यहाँ पे यूटिलिटी की बेस पे बंडल्स को रैंक करना है। ठीक है, कि एज सच यूटिलिटी कितनी यूटिलिटी मिल रही है उस फिगर का, उस डिजिट का एज सच यहाँ पे कोई पर्पस नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर एक बंडल से मिलने वाली यूटिलिटी का फिगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बंडल कंज्यूमर को ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर बंडल। तो उसका सिंपली मतलब ये होगा कि कंज्यूमर उस ज़्यादा यूटिलिटी वाले बंडल को हायर यूटिलिटी वाले बंडल को प्रेफर करेगा। ठीक है, तो यूटिलिटी फंक्शन का जो है वो पर्पस जो है वो सेटिस्फेक्शन को, एग्जैक्ट सेटिस्फेक्शन को नहीं मेजर करना नहीं होता, बल्कि उस यूटिलिटी फंक्शन से मिलने वाली नंबर की बेस पे जो है
वो बंडल्स को रैंक किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, क्योंकि जिस बंडल की जो है वो जिस बंडल की वैल्यू, जिस बंडल से मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा होती है, कंज्यूमर उस बंडल को प्रेफर करता है। अब हम क्या कहते हैं, मूव करेंगे। तो ये था जी कॉन्सेप्ट यूटिलिटी फंक्शन का, कि यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है। तो अब हम देखेंगे क्या कहते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ प्रेफरेंसेस को हम देखेंगे। तो अब हमने यूटिलिटी फंक्शंस देख लिया, अब हम यूटिलिटी फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस आएंगे और उन स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस के जो है वो डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शंस होंगे। तो सबसे पहली जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की स्पेशल टाइप है, जिसको हम डिटेल से देखेंगे, इसका नाम है जी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स जो है वो ऐसी गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर जो होता है वो विलिंग होता है एक गुड को दूसरी गुड के साथ रिप्लेस करने के लिए एट अ कांस्टेंट रेट। टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स व्हेन द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर एट अ कांस्टेंट रेट। कि कंज्यूमर, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर दो के पास दो गुड्स हैं और दोनों गुड्स एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है किसी भी तरह का जो है वो अगर एक गुड को दूसरी गुड से रिप्लेस कर दिया जाए तो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम रहेगा, कंज्यूमर लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन फील नहीं करेगा, और ये तब तक होगा जब ये रिप्लेसमेंट जो है, ये गुड का एक्सचेंज जो है ये एक फिक्स्ड रेट पे हो। ठीक है, और इस केस में जी हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो हमेशा एक गुड के बदले दूसरी गुड लेना चाहेगा। कंज्यूमर जो है वो कभी भी क्या कहते हैं, लेस विलिंग नहीं होगा। क्या कहते हैं, कंज्यूमर की विलिंगनेस में जो है वो अब कमी नहीं आएगी। तो इसलिए यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, डिमिनिशिंग नहीं होगा। अब हम इसको देखते हैं कि अब हमने ये तो देख लिया कि ऐसा केस जिसमें कंज्यूमर जो है वो एक गुड को दूसरे गुड के बदले जो है वो एक्सचेंज करने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए विलिंग हो, लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज करें कंज्यूमर जो है वो कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक करना चाहता है, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है, लेकिन कंज्यूमर के पास जो है वो कंज्यूमर कोल्ड ड्रिंक पीता है, तो उसके बाद जो है वो कोक और पेप्सी का ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर को क्या कहते हैं, कंज्यूमर को एक ग्लास पेप्सी भी उतनी ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है जितनी कंज्यूमर को एक ग्लास कोक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों गुड्स जो है कोक और पेप्सी कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये चीज़ ये शो करती है कि कोक और पेप्सी जो है वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है उस कंज्यूमर के लिए, क्योंकि एक ग्लास कोक भी कंज्यूमर को उतनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक ग्लास पेप्सी भी कंज्यूमर को उतना ही सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए कंज्यूमर जो है वो हमेशा रेडी रहेगा कोक को पेप्सी के साथ रिप्लेस करने के लिए और पेप्सी को कोक के साथ रिप्लेस करने के लिए एट अ फिक्स्ड रेट, के एक ग्लास कोक को वो एक ग्लास पेप्सी के लिए और एक ग्लास पेप्सी को वो एक ग्लास कोक के लिए जो है वो रिप्लेस करने के लिए वो हमेशा रेडी रहेगा। तो इस सिचुएशन में जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो 1 होगा, क्योंकि कंज्यूमर एक ग्लास कोक के बदले एक ग्लास पेप्सी रिप्लेस करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो ये था जी हमारा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का कॉन्सेप्ट। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हमारे जो क्या कहते हैं, ये जी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस में हमारे इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो इस फॉर्म शेप में होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में यूटिलिटी फंक्शन को।
तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का जो यूटिलिटी फंक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, तो ये है जी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में यूटिलिटी फंक्शन की फॉर्म, जिसमें सी जो है वो को रिप्रेजेंट कर रही है, पी जो है वो यहाँ पे पेप्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए जो है वो यहाँ पे एक पॉजिटिव कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल सेटिस्फेक्शन जो है, तो कंज्यूमर की टोटल सेटिस्फेक्शन जो है वो डिपेंड कर रही है टोटल नंबर ऑफ ड्रिंक्स पे। ठीक है, उसकी यूटिलिटी जो है वो इस चीज़ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही कि वो कोक कंज्यूम कर रहा है या वो पेप्सी कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे फंक्शन शो करता है कि टोटल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर की डिपेंड कर रही है टोटल नंबर ऑफ ड्रिंक्स पे। तो अगर हम अपने इस यूटिलिटी फंक्शन से मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोक भी ए निकलेगी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पेप्सी भी ए निकलेगी। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर को जो है वो मिलने वाली कंज्यूमर को क्या कहते हैं, कोक पीने से भी उतनी ही एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है और क्या कहते हैं पेप्सी को की कंजम्पशन से भी उसको इतनी ही सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो अगर हम जब क्या कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोक और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पेप्सी को जब हम डिवाइड करके अपना एमआरएस निकालते हैं तो हमारे एमआरएस की वैल्यू आ जाती है 1, जो इस चीज को कंफर्म करता है कि कंज्यूमर जो है वो एक यूनिट कोक के लिए एक यूनिट पेप्सी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए विलिंग है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब हम देखेंगे जी इन डिफरेंस कर्व्स की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में शेप क्या होती है। तो यहाँ पे अंडर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इन डिफरेंस कर्व के केस में हमारे जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हमारे जो डिफरेंस कर्व्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन जो है वो हर पॉइंट पे सेम रहती है, स्लोप ऑफ लाइन जो है वो हर पॉइंट पे सेम रहती है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे जो डिफरेंस कर्व्स होंगे वो कांस्टेंट मतलब वो स्ट्रेट लाइन होंगे। ठीक है, क्योंकि ना तो इनमें कोई कर्वेचर होगा और क्योंकि यहाँ पे इन डिफरेंस कर्व में कोई कर्वेचर नहीं होगा। ठीक है, और ना क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग नहीं है, इसलिए हमारे जो इंडिफरेंस कर्व में क्रिएचर भी नहीं होगा, कर्वेचर भी नहीं होगा और हमारे इंडिफरेंस कर्व जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन होंगे। और स्ट्रेट लाइन शेप जो है इंडिफरेंस कर्व की एक क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही है कि कंज्यूमर कोको और पेप्सी को जो है वो एज अ आइडेंटिकल प्रोडक्ट के तौर पे कंसिडर कर रहा है। ये दोनों गुड जो है वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जी सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में जी है जी हमारे पास पैनकेक्स और वॉफल। तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम के एक वॉफल जो है गिव्स ट्वाइस द सेटिस्फेक्शन ऑफ वन पैनकेक। कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेड टू पैनकेक्स फॉर वन वॉफल। एक कंज्यूमर जो है दो एक वॉफल जो है वो कंज्यूमर को दो पैनकेक्स के बराबर जो है वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए कंज्यूमर जो है वो एक वॉफल के लिए दो पैनकेक्स जो है वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए विलिंग है। केस में हमारा यूटिलिटी फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में होगा जहाँ पे हमारे पी जो है वो पैनकेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे और डब्ल्यू जो है वो वॉफल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पैनकेक जो है वो 1 होगी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वॉफल जो है वो 2 होगी। ठीक है, तो जब हम मार्जिनल यूटिलिटीज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो 1/2 आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो हाफ वॉफल जो है वो विलिंग है गिव अप करने के लिए एक पैनकेक लेने के लिए। ठीक है, a consumer is willing to give up half a waffle for one pancake and two pancakes for one waffle.
इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर हाफ वॉफल लेने के लिए अपना एक पैन केक गिव अप करने के लिए विलिंग है, और पूरा वॉफल लेने के लिए वो 2 पैन केक्स जो है वो गिव अप करने के लिए विलिंग है। जो इस चीज और इस एग्जाम्पल में जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ही है कि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, जो हमने क्या कहते हैं हमारे परफेक्ट सब्सटीट्यूट के इंडिफरेंस कर्व के केस में भी देख लिया। तो तो आप लोगों को क्या कहते हैं इस चीज़ की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में यूटिलिटी फंक्शंस किस तरह का होता है और डिफरेंस कर्व की शेप किस तरह की होती है। अब हम देखेंगे सेकंड स्पेशल टाइप ऑफ प्रेफरेंसेस जिसका नाम है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। और अब हम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को देखेंगे कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में हमारा यूटिलिटी फंक्शन जो है वो किस तरह का होता है। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऐसी गुड्स होती हैं जिसमें कंज्यूमर को जो है वो गुड को जो है कंज्यूमर जो है वो हमेशा गुड्स को कंज्यूम करना चाहता है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। Perfect complements are goods that a consumer always wants in a fixed proportion and is completely unwilling to substitute one for another. के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की तरह यहाँ पे टोटली ऑपोजिट सिचुएशन है, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में कंज्यूमर जो था वो हमेशा विलिंग था एक गुड को दूसरी गुड के साथ रिप्लेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो कम्प्लीटली अनविलिंग है गुड्स की सब्स्टिट्यूशन के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे जो है वो गुड्स को एक फिक्स प्रोपोर्शन में मांग रहा है, ठीक है, कि गुड्स वो गुड्स मांग रहा है क्योंकि यहाँ पे गुड्स जो है वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में यूज होंगी और इकट्ठे यूज होंगी, ठीक है, कि अगर उसके पास एक गुड ज्यादा होगी तो वो उसके लिए बिल्कुल बेकार होगी, उसकी सेटिस्फेक्शन में बिल्कुल भी इजाफा नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हमने ये तो देख लिया कि ऐसी चीजें जो कंज्यूमर को हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में चाहिए और वो बिल्कुल भी विलिंग नहीं होता गुड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। तो इसकी एक बड़ी ही सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं जी, शूज की एग्जांपल, लेफ्ट शूज और राइट शू की एग्जांपल। अब कंज्यूमर को जी क्या कहते हैं एक लेफ्ट शू चाहिए होता है और एक राइट शू चाहिए होता है एक शूज के पेयर को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट शू और राइट शू मिलकर जो है वो एक पेयर कंप्लीट करता है। अगर कंज्यूमर के पास अगर एक लेफ्ट शू जो है वो अगर एक्स्ट्रा भी है और कंज्यूमर के पास राइट शू एक्स्ट्रा नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा लेफ्ट शू जो है वो कंज्यूमर के लिए तो यूजलेस है, ठीक है, क्योंकि अगर उसके पास एक पाँव का लेफ्ट पर जो है वो फीट का एक्स्ट्रा शू अवेलेबल है लेकिन राइट फीट का अवेलेबल नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा शू जो है वो कंज्यूमर के लिए टोटली यूजलेस है, क्योंकि एक्स्ट्रा राइट क्योंकि वो क्यों है, क्योंकि क्या कहते हैं इसी तरह अगर कंज्यूमर के पास एक्स्ट्रा राइट शू हो और उसके पास लेफ्ट शू ना हो तो तब भी कंज्यूमर के लिए वो यूजलेस है, क्योंकि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन इस पर डिपेंड नहीं कर रही कि क्या कहते हैं कि उसके पास नंबर ऑफ शूज कितने हैं, ठीक है, बल्कि इस पर डिपेंड कर रही है कि क्या कहते हैं कि उसके पास कंप्लीट पेयर्स कितने हैं, ठीक है। इसलिए तो वो कह रहा है कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऐसी चीजें होती हैं जो कंज्यूमर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रिक्वायर्ड कर रहा होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जो है वो कंज्यूमर चाह रहा होता है। तो ये था जी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट, के परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर को जो है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में चाहिए होती हैं, कि एक शू का पेयर जो है अगर आपके पास लेफ्ट शू और राइट शू के केस में दो लेफ्ट शू और राइट शू मिलकर एक कंप्लीट पेयर बनाता है, तो अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा शू भी अवेलेबल है
तो वो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये था जी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे क्या कहते हैं। तो ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये आइडिया डायरेक्टली इफेक्ट करेगा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में इंडिफरेंस कर्व्स की शेप को, क्योंकि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो स्मूथ नहीं होते, ठीक है, वो स्मूथ नहीं होते, वो कर्व्ड होते हैं, ठीक है, वो इस शेप में होते हैं, वो एल शेप में होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अब ये क्या कहते हैं, ये एल शेप की होते हैं और इसमें एक शार्प राइट एंगल होता है जिसे हम किंक कहते हैं। ये एल शेप जो है वो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के इंडिफरेंस कर्व्स एल शेप होते हैं और यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि इनके केस में जो यूटिलिटी में इजाफा होता है वो यहाँ पे होता है, किंक के पॉइंट पे जो है वो इनकी जो है वो यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि ये पॉइंट शो करता है कि गुड्स यहाँ पे जो है वो करेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो किंक वाला जो पॉइंट है वो गुड्स की करेक्ट प्रोपोर्शन को शो करता है, ठीक है। आप चाहे क्या कहते हैं, ये इस साइड पे मूव करें या इस साइड पे मूव करें, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि क्या कहते हैं ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन है जो कंज्यूमर को चाहिए। अगर आप इस साइड पे जी गुड को बढ़ा रहे हैं, इधर से नहीं बढ़ा रहे, तो इससे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन तब ही इंक्रीज होगी जब अगर कंज्यूमर का यहाँ पे ये पॉइंट शो कर रहा है कि यहाँ पे कंज्यूमर के पास एक राइट शू है और एक लेफ्ट शू है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कंज्यूमर का एक कंप्लीट पेयर बन रहा है, ठीक है। ये वाला यूटिलिटी फंक्शन पे जो हमारी किंक है, यहाँ पे कंज्यूमर का एक कंप्लीट शू का पेयर बन रहा है। अगर हम इस पॉइंट पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास दो लेफ्ट शू हैं, लेकिन एक ही एक दो लेफ्ट शू हैं और एक राइट शू है, तो इससे कंज्यूमर की, क्योंकि ये कंप्लीट पेयर नहीं बना रहे, तो इससे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन में इजाफा नहीं होगा। कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन कब बढ़ेगी, जब यहाँ से एक और लेफ्ट शू आएगा और इधर से एक और राइट शू आएगा और कंज्यूमर के पास टू पेयर्स ऑफ शूज हो जाएंगे, तो तब कंज्यूमर की जो है वो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में एल शेप्ड होते हैं, ठीक है, इनमें जो है वो राइट एंगल पे किंक होती है और यूटिलिटी जो है वो किंक्ड पॉइंट पर ही जो है वो कंज्यूमर की इंक्रीज होती है। तो बेसिकली ये पावर कॉम्प्लीमेंट के केस में हमारे जो डिफरेंस कर्व्स होते हैं वो एल शेप क्यों होते हैं। अब एल शेप इसलिए होते हैं कि इसका आंसर आपको मिलेगा कि गुड्स की कंजम्पशन की नेचर पे, ठीक है, क्योंकि अगर आप शूज के केस में बात करें तो इस केस में कंज्यूमर की यूटिलिटी डिपेंड कर रही है एक कंप्लीट पेयर पे, ठीक है, कि कंज्यूमर को तभी यूटिलिटी मिलेगी जब उसके पास जो है वो लेफ्ट शू और राइट शू इकट्ठे होंगे पेयर की फॉर्म में, ठीक है। अगर हम लेफ्ट शू को बढ़ाते जाएंगे और दूसरा शू की जो है वो अमाउंट इंक्रीज नहीं, यूनिट इंक्रीज नहीं करेंगे, तो कंज्यूमर की क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन में इजाफा नहीं होगा। इसलिए जो है वो कंज्यूमर के जो क्या कहते हैं प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट के केस में डिफरेंस का जो है वो क्या कहते हैं किंग्ड शेप्ड होते हैं, मतलब एल शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं, अब हम कंज्यूमर के क्या कहते हैं पावर कॉम्प्लीमेंट के केस में हम यूटिलिटी फंक्शन को देख लेंगे। तो ये यहाँ पे जो है वो स्पेशल टाइप होता है, टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन होता है जिसमें मिनिमम का ऑपरेटर जो है वो यूज किया गया होता है। तो एल रिप्रेजेंट कर रहा है जी हमारे पास लेफ्ट शू और आर रिप्रेजेंट कर रहा है जी हमारे पास राइट शू। तो हम अपने यूटिलिटी फंक्शन को जो है वो इस फॉर्म में लिखेंगे कि 10 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम ऑफ आर एंड एल। अब यहाँ पे जो मिनिमम है वर्ड,
वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताता है कि यूटिलिटी जो है वो डिटर्मिन होगी, यूटिलिटी इज डिटर्मिन्ड बाय विच एवर क्वांटिटी इज इन द स्मॉलर क्वांटिटी, विच एवर गुड इज इन स्मॉलर क्वांटिटी। तो क्या कहते हैं, तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से, फिर से अब हम एक इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, और ये वही राइट शू और लेफ्ट शू वाली एग्जाम्पल है, सेम ये हमारे ग्राफ में भी दी गई है। तो सपोज करें हमारे पास एक बास्केट जी है, ये वाली बास्केट जी है, ठीक है, जिसमें कंज्यूमर के पास 2 राइट शू हैं और 2 लेफ्ट शू हैं, ठीक है, 2 राइट शू हैं और 2 लेफ्ट शू हैं। अब यहाँ पे मिनिमम ऑफ 2 नंबर क्या है, 2, तो यहाँ पे यूटिलिटी क्या बन जाएगी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ पे यूटिलिटी आ गई हमारे पास 20। अब हम एक और बास्केट कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि दोनों वैल्यूज में से जो मिनिमम वैल्यू है वो हमने लेनी है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम है, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हम एक और बास्केट कंसिडर करते हैं जिसका नाम है बास्केट एच। अब बास्केट एच में जो है वो 3 राइट शूज हैं और 2 लेफ्ट शू हैं, लेकिन हमने तो दोनों में से मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे हम 2 लेंगे, और जब हम इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी हमारी यूटिलिटी की वैल्यू जो है वो 20 ही आएगी। मतलब जब हमने क्या कहते हैं बास्केट जी ले रहे हैं तब भी यूटिलिटी की वैल्यू 20 है, और जब बास्केट एच ले रहे हैं तब भी यूटिलिटी की वैल्यू 20 है। तो ये बेसिकली शो करता है कि इवन हमारे पास सेकंड बास्केट में जो है वो एक राइट शू ज़्यादा है, लेकिन लेकिन राइट शू जो है वो, लेकिन उस क्योंकि उसमें लेफ्ट शू अवेलेबल नहीं है कि वो एक कंप्लीट पेयर बना सके, तो इसलिए कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन में इजाफा नहीं होगा, और दोनों बास्केट जो है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हर जो है वो हर पॉइंट जो है वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो क्या कहते हैं, अब हम जो है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में एमआरएस को देख लेते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। तो जब हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो परफेक्ट जो है वो हमारे जो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो यहाँ पे स्मूथ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमारे इंडिफरेंस कर्व स्मूथ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा एमआरएस भी जो है वो वेल बिहेव्ड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अलोंग द वर्टिकल एक्सिस हमारा एमआरएस जो है वो 0 होगा, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा एमआरएस जो है वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है, और अलोंग द क्या कहते हैं और किंक पे जो है वो हमारा एमआरएस अनडिफाइंड होगा। अब हम इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि अलोंग द वर्टिकल एक्सिस हमारा एमआरएस जो है वो 0 होगा, हमारा एमआरएस है 0 होगा, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो विलिंग ही नहीं है, क्या कहते हैं, कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू गिव अप एनी ऑफ वन गुड टू गेट मोर ऑफ अनदर, कंज्यूमर विलिंग ही नहीं है एक गुड को दूसरे गुड के लिए सब्सटीट्यूट करने के लिए, गिव अप करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे एमआरएस 0 होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एमआरएस जो है वो हमारा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि कंज्यूमर को जो है वो the consumer would require an extremely large amount of one good to compensate for losing the other. The consumer को जो है वो extremely large amount चाहिए होगी एक गुड की दूसरी गुड को अगर वो लूज कर रहा है तो, और किंग पर जो है वो हमारा एमआरएस जो है वो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारे दोनों गुड्स के दरमियान जो है वो स्मूथ ट्रेड ऑफ नहीं हो रही, ठीक है, तो ये था जी क्या कहते हैं हमारी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में हमारा यूटिलिटी फंक्शन किस तरह का होता है, हमारे इंडिफरेंस कर्व किस तरह के होते हैं, इसको हमने काफ़ी डिटेल से देख लिया। तो जी हमने परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में देख लिया, हमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के बारे में देख लिया, अब हम जो है एक बड़े ही रियलिस्टिक केस की तरफ मूव करेंगे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो है जी कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन। ये जी इकोनॉमिस्ट का जो है एक स्टैंडर्ड मॉडल होता है जिसको वो यूटिलाइज यूज करते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को
रिप्रेजेंट करने के लिए कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो कैप्चर करता है कि किस तरह से कंज्यूमर जो है वो एक्चुअली रियल कंज्यूमर जो है वो बिहेव करते हैं। तो कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड यूटिलिटी फंक्शंस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जी बेसिकली जनरल फॉर्म है कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन की। तो जब कंज्यूमर के पास दो गुड्स होती हैं एक्स और वाई, तो कंज्यूमर के यूटिलिटी फंक्शन को जो है वो इस तरह से लिखा जाता है कि यूटिलिटी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू द पावर अल्फा एंड वाई रेज टू द पावर बीटा। अब यहाँ पे जो अल्फा जो है वो हमारा एक जो यहाँ पे जो हमारा ए है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, और अल्फा और बीटा जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये पैरामीटर्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इम्पोर्टेंस को, क्या कहते हैं, हर गुड की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जी कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। तो हम कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन जो है वो की प्रॉपर्टी पर जो है वो फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी की प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या कहते हैं कि हमारा जो कॉब डगलस का यूटिलिटी फंक्शन जो है इसकी मार्जिनल यूटिलिटीज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, कि हमने मार्जिनल यूटिलिटी